बहुत समय पहले चंद्रपुर राज्य में एक न्यायप्रिय और तेजस्वी राजा चंद्रप्रभा का शासन था। वे अपनी बुद्धिमत्ता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। राजा चंद्रप्रभा अपने महल के सुंदर बगीचे में अक्सर समय बिताया करते थे, जहां हर कोने में फूल खिले होते थे और पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता था। महल में दासी मीरा भी काम करती थी, जो अपने कोमल स्वभाव और मेहनती प्रकृति के लिए जानी जाती थी। मीरा का मुख्य कार्य बगीचे की देखभाल करना था। वह फूलों के साथ ऐसे बात करती जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। राजा चंद्रप्रभा जब भी बगीचे में आते तो मीरा को उसकी मेहनत और समर्पण के लिए मन ही मन सराहते। एक दिन राजा चंद्रप्रभा बगीचे में टहलते हुए मीरा को एक मुरझाए फूल को संजीवनी घोल देकर जीवित करने की कोशिश करते हुए देख रहे थे। उन्होंने पहली बार उसकी आंखों में गहरी करुणा और सच्चा प्रेम देखा। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि मीरा सिर्फ एक दासी नहीं, बल्कि एक अद्भुत व्यक्तित्व की धनी है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगीं। मीरा राजा से अपनी कहानियां, सपने और इच्छाएं साझा करती और राजा उसे अपने राज्य की जिम्मेदारियों और अपने विचारों के बारे में बताते। दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा, लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। महल के कुछ मंत्री और राजगुरु इस रिश्ते के खिलाफ थे। उनका मानना था कि एक दासी और राजा का प्रेम राज्य की मर्यादा के खिलाफ है। राजा चंद्रप्रभा ने सबको शांत करते हुए कहा, सच्चा प्रेम किसी जाति या पद का मोहताज नहीं होता। मीरा का दिल राजकुमारी से कम नहीं है। राजा ने मीरा से विवाह करने का निश्चय किया और सभी विरोध का सामना करते हुए उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। विवाह के बाद मीरा का नाम बदलकर देववती रखा गया और वह अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता से राज्य की प्रजा का दिल जीतने लगी। चंद्रप्रभा के महल में उनकी पहली रानी सुरंगा अपने सौंदर्य और तेजस्वी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। सुरंगा ने हमेशा सोचा था कि राजा का ध्यान केवल उन्हीं पर रहेगा, लेकिन जब राजा ने दासी मीरा से विवाह किया और उसे रानी देववती का दर्जा दिया तो सुरंगा का गर्व आहत हुआ। सुरंगा को यह बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी कि एक साधारण दासी, जो कभी उसके आदेशों का पालन करती थी, अब उसी के बराबर का दर्जा पा चुकी है। उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगी। महल में जब भी देववती किसी निर्णय में राजा का साथ देती, सुरंगा उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती। वह अक्सर देववती को नीचा दिखाने के लिए बातें कहती। एक दासी रानी बनकर क्या जान पाएगी राजकाज? फूलों को पानी देने से राज्य नहीं चलता। सुरंगा ने एक दिन व्यंग्य करते हुए कहा। देववती ने अपनी कोमलता और धैर्य से यह सब सहने की कोशिश की, लेकिन राजा चंद्रप्रभा ने यह सब देखा और महसूस किया। उन्होंने देववती से कहा, रानी, तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु मैं तुम्हारे अपमान को सहन नहीं कर सकता। एक दिन जब दरबार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हो रही थी, सुरंगा ने देववती के सुझाव को यह कहकर ठुकरा दिया, यह निर्णय तो केवल एक सच्ची रानी ही ले सकती है, न कि किसी दासी की सोच। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। देववती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रानी का पद किसी के जन्म से नहीं, उसके कर्म से महान बनता है। यदि मेरे सुझाव राज्य और प्रजा के हित में नहीं है तो उन्हें ठुकरा दें, पर मेरे अतीत को मेरे निर्णयों की कसौटी न बनाएं। सुरंगा को यह बात और भी चुभ गई। वह अब देववती को नीचा दिखाने के लिए साजिशें रचने लगी। उसने महल के कुछ सेवकों और मंत्रियों को अपनी तरफ कर लिया। उसकी योजना थी कि वह देववती को किसी न किसी बहाने से राजा चंद्रप्रभा की नजरों में गिरा दे, लेकिन देववती अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल को पार करती रही। राजा चंद्रप्रभा भी सुरंगा के बदलते व्यवहार को भांपने लगे थे। उन्होंने तय किया कि अब सुरंगा से इस बारे में स्पष्ट बातचीत करेंगे। सुरंगा अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई। उसने महल के मुख्य सेवक हरिहर को अपने पक्ष में कर लिया और उसे देववती पर झूठे आरोप लगाने के लिए उकसाया। सुरंगा की योजना थी कि देववती पर चोरी का आरोप लगाया जाए और राजा के सामने उसे अपमानित किया जाए। एक रात सुरंगा ने हरिहर को रानी देववती के कक्ष से एक कीमती हार चुराने का आदेश दिया। अगले दिन सुबह जब राजा दरबार में थे, सुरंगा ने जोर देकर कहा, महाराज, महल के कोषगार से मेरा सबसे प्रिय हार चोरी हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह किसी साजिश का हिस्सा है। राजा चंद्रप्रभा ने गहरी चिंता के साथ पूछा, यह कैसे संभव है? महल की सुरक्षा तो चाक चौबंद रहती है। सुरंगा ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, मुझे शंका है कि इस साजिश के तार कहीं न कहीं रानी देववती से जुड़े हो सकते हैं। आखिर उनके कक्ष के पास से कुछ संदिग्ध आवाजें सुनी गई थीं। राजा को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन वे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने तत्काल जांच का आदेश दिया।
हरिहर ने सुरंगा की योजना के अनुसार चोरी किया हुआ हार रानी देवबती के कक्ष में रख दिया। जब सेवक और सैनिकों ने तलाशी ली तो हार देवबती के कमरे से बरामद हुआ। यह देखकर सुरंगा ने नाटक करते हुए कहा, महाराज, मैं यह मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट है। महल में हलचल मच गई। प्रजा और दरबार के लोग इस घटना से स्तब्ध थे, लेकिन रानी देवबती ने अपनी शांत मुद्रा नहीं खोई। उन्होंने राजा चंद्रप्रभा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, सत्य को देर सवेर बाहर आना ही होता है। मुझे विश्वास है कि न्याय होगा। राजा चंद्रप्रभा ने देवबती की आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने सुरंगा की बातों पर विश्वास करने से पहले सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गुप्तचरों को यह मामला सौंपा। गुप्तचरों ने हरिहर पर नजर रखनी शुरू की। जल्द ही यह सामने आया कि हरिहर ही असली चोर था और उसने सुरंगा के कहने पर यह सब किया था। राजा को जब सारी सच्चाई पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने दरबार में सबके सामने हरिहर और सुरंगा को बुलाया। राजा ने गुस्से में कहा, रानी सुरंगा, आपने न केवल रानी देवबती का अपमान किया बल्कि महल की मर्यादा को भी भंग किया। यह आपको शोभा नहीं देता। सुरंगा ने घुटने टेकते हुए कहा, महाराज, मुझसे भूल हो गई। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, मुझे आपकी सच्चाई जानकर दुख हुआ, लेकिन क्षमा केवल वही कर सकता है जिसे आपने कष्ट दिया है। रानी देवबती को यह निर्णय लेने का अधिकार है। देवबती ने शांत स्वभाव में कहा, रानी सुरंगा, आपका अपराध बड़ा है, लेकिन मैं क्षमा में विश्वास करती हूं। परंतु क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आपके कृत्य को अनदेखा किया जाए। आपको समय चाहिए स्वयं को सुधारने के लिए। राजा ने सुरंगा को महल के एक अलग कक्ष में भेजने का आदेश दिया, जहां उसे अपने किए पर चिंतन करने का समय मिले। सुरंगा को महल के अलग कक्ष में भेज दिया गया, जहां उसे अपने किए पर सोचने का समय दिया गया, लेकिन उसके मन में पश्चाताप कम और आक्रोश अधिक था। उसने सोचा, देवबती ने मेरा स्थान छीन लिया है। राजा और प्रजा अब उसे अधिक महत्व देते हैं। मुझे किसी भी तरह अपना अधिकार वापस लेना होगा। इसी बीच देवबती ने महल और राज्य की प्रजा के लिए अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा। वह प्रजा के सुख दुख में शामिल होती, उनके मुद्दों को सुलझाती और अपनी बुद्धिमत्ता से सभी का दिल जीत रही थी। यह देखकर सुरंगा का गुस्सा और बढ़ गया। सुरंगा ने अब एक और चाल सोची। उसने महल के बाहर के कुछ षड्यंत्रकारियों से गुप्त रूप से संपर्क किया। ये लोग राज्य के दुश्मन थे और हमेशा चंद्रप्रभा के शासन को गिराने की ताक में रहते थे। सुरंगा ने उनसे कहा, यदि तुम देवबती को बदनाम करने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें राजमहल की अंदरूनी जानकारी दूंगी। षड्यंत्रकारियों ने सुरंगा की योजना में साथ देने का वादा किया। उनका उद्देश्य देवबती को कमजोर कर राजा के शासन में अस्थिरता लाना था। सुरंगा ने उनकी मदद से एक अफवाह फैलाई कि देवबती ने राज्य के कोष से धन चुराया है और वह इसे अपने परिवार को दे रही है। इस अफवाह से महल और राज्य में हलचल मच गई। प्रजा को भी यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन देवबती ने अपने धैर्य को नहीं खोया। उसने राजा चंद्रप्रभा से कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। कृपया इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए गहन जांच कराएं। सत्य जरूर सामने आएगा। राजा चंद्रप्रभा ने पहले की तरह इस बार भी न्यायपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत गुप्तचरों को जांच का आदेश दिया। देवबती के आत्मविश्वास और सच्चाई में उनकी पूरी आस्था थी। गुप्तचरों ने अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सुरंगा की संदिग्ध गतिविधियों की छानबीन शुरू की। आखिरकार उन्हें सुरंगा और षड्यंत्रकारियों के बीच की गुप्त बातचीत का पता चला। इस बार राजा को सारी सच्चाई सामने लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। गुप्तचरों ने सुरंगा को षड्यंत्रकारियों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। जब यह मामला दरबार में आया तो सुरंगा की साजिश और देवबती की सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई। प्रजा, मंत्री और दरबार के लोग देवबती के प्रति और अधिक सम्मानित महसूस करने लगे। सुरंगा का षड्यंत्र विफल होने और उसकी सच्चाई उजागर होने के बाद राजा चंद्रप्रभा ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, रानी सुरंगा, आपने न केवल रानी देवबती बल्कि पूरे राज्य के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। आपको अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलेगा, लेकिन यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करेगा। सुरंगा ने पहली बार राजा के शब्दों में गुस्से के साथ निराशा भी महसूस की। वह भीतर ही भीतर टूट चुकी थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अभी भी पूरी तरह बुझी नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद महल में एक गुप्त अतिथि आया। यह व्यक्ति दूर के एक राज्य का राजदूत था, जिसका नाम वासुदेव था। वासुदेव चंद्रप्रभा के शौर्य और राज्य की संपन्नता की प्रशंसा करने के लिए आया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य कुछ और था। वासुदेव, जो अपने तेज दिमाग और चतुराई के लिए जाना जाता था, महल के हर कोने का गहराई से निरीक्षण करने लगा।
उसने जल्दी ही सुरंगा के गुप्त स्वभाव और महल के भीतर चल रही ईर्ष्या और टकराव को भांप लिया। वासुदेव ने मौका पाकर सुरंगा से मुलाकात की। उसने सुरंगा से कहा, रानी सुरंगा, मैंने आपकी स्थिति को समझा है। आपको जो अधिकार मिलना चाहिए था वह छिन गया है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आप मेरा साथ दें तो आप न केवल महल में अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकती हैं, बल्कि पूरे राज्य पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती हैं। इसी बीच देववती को यह एहसास हुआ कि महल में कोई बाहरी व्यक्ति कुछ असामान्य गतिविधियां कर रहा है। उसने अपने गुप्त सेवकों को वासुदेव पर नजर रखने के लिए कहा। देववती का स्वभाव जितना सरल था, उनकी बुद्धिमत्ता उतनी ही गहरी थी। देववती ने सोचा, सुरंगा भले ही मेरे खिलाफ रही हो, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। अगर वासुदेव उसके मन में फिर से ईर्ष्या की आग भड़काने की कोशिश कर रहा है तो हमें सचेत रहना होगा। वासुदेव सुरंगा को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देववती की चुपचाप की जा रही जांच से वह अनजान था। इसी दौरान राजा चंद्रप्रभा को खबर मिली कि सीमा पर दुश्मन सेनाएं सक्रिय हो रही हैं। यह स्थिति महल के भीतर और बाहर दोनों ओर तनाव बढ़ा रही थी। महल में अब भी सुरंगा के मन में देववती के लिए ईर्ष्या जल रही थी। वासुदेव के सुझाव और उसकी अपनी महत्वाकांक्षा ने सुरंगा को एक नई साजिश रचने के लिए प्रेरित किया। इस बार उसकी योजना इतनी चालाकी से तैयार की गई थी कि राजा चंद्रप्रभा भी देववती पर शक किए बिना नहीं रह सके। सुरंगा ने गुप्त रूप से महल के कोषागार तक पहुंचने की योजना बनाई। उसने वासुदेव की मदद से कोषागार से सोने और चांदी की कुछ मूर्तियां चोरी करवाईं। फिर उसने यह सुनिश्चित किया कि चोरी की गई मूर्तियां देववती के कक्ष के पास छुपाई जाएं। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सुरंगा ने अपने भरोसेमंद सेवक को राजा के पास भेजा। सेवक ने राजा को सूचना दी, महाराज, महल के कोषागार से कुछ अमूल्य वस्तुएं गायब हैं। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि उनका संबंध रानी देववती के कक्ष से हो सकता है। जांच शुरू हुई। महल के सैनिकों ने सुरंगा के बताए स्थान पर खोजबीन की। जैसा कि योजना बनाई गई थी, चोरी की गई मूर्तियां रानी देववती के कक्ष के पास एक गुप्त कोने में मिली। महल में सनसनी मच गई। सभी हैरान थे कि इतनी ईमानदार और निष्ठावान देववती पर ऐसा गंभीर आरोप कैसे लग सकता है। सुरंगा ने मौके का फायदा उठाते हुए दरबार में कहा, महाराज, यह तो स्पष्ट है कि रानी देववती के कक्ष के पास से यह सब मिला है। यह मामला जांच से परे है। राजा चंद्रप्रभा, जो देववती पर पूरा विश्वास करते थे, पहली बार असमंजस में पड़ गए। उन्होंने देववती से पूछा, रानी, क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि ये मूर्तियां तुम्हारे कक्ष के पास कैसे आईं? देववती ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे नहीं पता कि यह सब वहां कैसे पहुंचा। मैं निर्दोष हूं। मुझे यकीन है कि यह किसी साजिश का हिस्सा है। कृपया सच्चाई का पता लगाएं। राजा चंद्रप्रभा ने कहा, देववती, मैं तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा को जानता हूं, लेकिन यह मामला इतना गंभीर है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं खुद इसकी जांच करूंगा और तब तक तुम्हें अपने कक्ष में रहने का आदेश देता हूं। देववती को महल के अन्य कार्यों से अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया। यह सुनकर सुरंगा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वह सोच रही थी कि उसकी योजना कामयाब हो रही है। देववती ने अपने धैर्य को बनाए रखा और अपने कुछ भरोसेमंद सेवकों को गुप्त रूप से सच्चाई का पता लगाने को कहा। उसने सोचा, यदि यह मेरे खिलाफ साजिश है तो जिसने यह किया है वह जरूर कोई सुराग छोड़ेगा। सुरंगा यह सोचकर निश्चिंत थी कि उसकी योजना पूरी तरह सफल होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि देववती की बुद्धिमत्ता और धैर्य इस बार भी उसे मात देने के लिए तैयार हैं। महल में सभी लोग इस बात को लेकर असमंजस में थे कि क्या सच है और क्या झूठ। राजा चंद्रप्रभा के मन में भी शक के बीज बोए जा चुके थे, लेकिन उनका दिल अब भी देववती की सच्चाई पर यकीन करना चाहता था। महल के दरबार में सनसनी फैली हुई थी। रानी सुरंगा की चालाकी और वासुदेव की मदद से सारा आरोप देववती के सिर पर आ चुका था। राजा चंद्रप्रभा के मन में गहरी दुविधा थी। एक ओर उनका दिल देववती की सच्चाई पर यकीन कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर सबूत साफ तौर पर उसके खिलाफ थे। देववती ने राजा को देखते हुए कहा, महाराज, यदि मेरी सच्चाई पर आपकी आस्था इतनी कमजोर है कि इन झूठे सबूतों ने उसे डिगा दिया, तो मैं आपके निर्णय को स्वीकार करती हूं, पर मुझे यकीन है कि समय के साथ सच्चाई उजागर होगी। राजा चंद्रप्रभा ने भारी मन से निर्णय लिया कि देववती को महल से निर्वासित किया जाए। यह सुनते ही सुरंगा के चेहरे पर विजय मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, अब देववती हमेशा के लिए मेरी राह से हट गई है। देववती को महल से बाहर भेज दिया गया। वह बिना कोई प्रतिरोध किए महल छोड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर महल की ओर देखा और मन ही मन कहा,
इस महल और इसके लोगों के प्रति मेरा कर्तव्य अभी खत्म नहीं हुआ है। सच्चाई के लिए मैं लड़ती रहूंगी। देववती के चले जाने के बाद सुरंगा ने महल में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वह अब राजा के करीब आने लगी और दरबार के मामलों में अपनी राय देने लगी। सुरंगा ने धीरे धीरे यह दिखाने की कोशिश की कि वह राज्य के लिए सबसे उपयुक्त रानी है, लेकिन राजा चंद्रप्रभा के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा कि उन्होंने देववती के साथ अन्याय किया है। उनका दिल बार बार कह रहा था कि जो निर्णय उन्होंने लिया वह सही नहीं था। निर्वासन के दौरान देववती ने अपने भरोसेमंद सेवकों और गुप्तचरों की मदद से सच्चाई का पता लगाना शुरू कर दिया। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह साजिश सुरंगा की थी। उसने सुरंगा और वासुदेव के बीच हुई गुप्त बैठकों के सबूत इकट्ठे किए। देववती ने ठान लिया कि वह वापस लौटकर सच्चाई को सबके सामने लाएगी। उसने कहा, यह मेरी परीक्षा का समय है। मुझे अपने साथ हुए अन्याय को दूर करना है और राजा को उनकी भूल का एहसास कराना है। महल में देववती को निर्वासित करने का निर्णय पूरी तरह से राजकीय नियमों के अनुसार लिया गया था। राज्य के कायदे के अनुसार यदि कोई रानी महल के कोषागार से चोरी करती है तो उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। यही कारण था कि देववती को महल से निकाल दिया गया था। हालांकि राजा चंद्रप्रभा का दिल इसके खिलाफ था। राजकीय नियमों के अनुसार उसे बेकसूर साबित होने तक किसी भी सार्वजनिक कार्य से दूर रखना जरूरी था। राजा ने दुख के साथ यह आदेश दिया, लेकिन उनके दिल में एक गहरी हूक थी। देववती के बिना महल वीरान सा लगने लगा था। हर दिन की सादगी में कुछ खो सा गया था। राजा चंद्रप्रभा अब महसूस कर रहे थे कि उनका दिल हमेशा देववती के पास ही था, भले ही उन्होंने उसे न्याय देने के नाम पर दूर कर दिया। राजा के मन में अब यह सवाल उठने लगा, क्या मैंने सच्चाई को जाने बिना इतनी बड़ी गलती कर दी? राजा की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा, राज्य के नियमों के अनुसार जो निर्णय लिया गया उसे निभाना मेरा कर्तव्य था, लेकिन क्या यह सच में न्याय था? लेकिन क्या मैं देववती के खिलाफ अन्याय कर रहा था? राजा ने अपने दिल की बात सुनी और निर्णय लिया कि वह देववती से मिलने जाएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी ही सजा का सामना क्यों न करना पड़े। राजा चंद्रप्रभा ने अपने मन में तय किया कि वह देववती से मिलने जाएंगे, और इस बार वह केवल एक राजा नहीं बल्कि एक पति के रूप में होंगे जो अपनी पत्नी से मिलकर उसके दुख को समझना चाहता था। राजा ने महल से गुप्त रूप से अपनी यात्रा की शुरुआत की ताकि कोई जान न पाए। वह चाहते थे कि देववती के पास अकेले में जाकर अपनी भावनाओं का इजहार कर सकें। जब देववती को यह पता चला कि राजा चंद्रप्रभा उनसे मिलने के लिए आए हैं तो वह थोड़ी चौंक गईं, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को शांत किया। वह जानती थीं कि राजा का दिल सच्चा है, लेकिन राजकीय नियमों के अनुसार महल से बाहर निकाले जाने के बाद वह हर कदम सोच समझकर उठाती थीं। देववती ने राजा का स्वागत किया और दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी, जैसे किसी पुराने दर्द की कहानी हो। राजा ने कहा, देववती, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन राजकीय नियमों के कारण मुझे यह कदम उठाना पड़ा। क्या तुम मुझे माफ करोगी? देववती ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, महाराज, आपने मुझे सजा दी, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। मैं जानती हूं कि यह आपके दिल का फैसला नहीं था, यह केवल राजकीय कर्तव्य था, लेकिन अब मैं बस चाहती हूं कि आप सच्चाई का सामना करें। राजा ने देववती का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे अपने फैसले पर पछतावा है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम जल्द ही सच्चाई को सामने लाएंगे। राजा चंद्रप्रभा और देववती अब एक साथ थे और राजा ने ठान लिया था कि वह हर हाल में सच्चाई का पता लगाएंगे। उनकी प्रेम कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां राजकीय कानून और सच्चाई के बीच संघर्ष था। राजा चंद्रप्रभा ने देववती से वादा किया, हम दोनों मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। तुम्हारी ईमानदारी और मेरे प्यार को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन अभी भी उनकी राहें पूरी तरह साफ नहीं थीं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, देववती, हमें इस साजिश को बेनकाब करना होगा। तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया गया है उसे उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं खुद इसका हल निकालने की कोशिश करूंगा। देववती ने राजा की आंखों में गहरी निराशा और साथ ही एक नई उम्मीद भी देखी। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, हम दोनों मिलकर ही यह सच्चाई उजागर कर सकते हैं। मैं जानती हूं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। राजा और देववती ने मिलकर सुरंगा की साजिश को उजागर करने की योजना बनाई। देववती के विश्वासपात्र सेवकों और गुप्तचरों की मदद से उन्होंने सुरंगा और वासुदेव के बीच के गहरे संबंधों का पता लगाने के लिए
एक जाल तैयार किया। राजा ने एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें लिखा था, हम सब कुछ जानते हैं, यदि तुमने अभी भी सच्चाई नहीं बताई तो परिणाम भयानक होंगे। यह संदेश सुरंगा के हाथों में आते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसका हर कदम अब राजमहल के लिए खतरे में था। उसने वासुदेव से संपर्क किया और उसे इस खतरे से अवगत कराया। वासुदेव ने उसे शांत रहने की सलाह दी। सुरंगा, यदि तुम अब डर कर भाग जाओगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन सुरंगा अब और अधिक घबराई हुई थी। वह जानती थी कि राजा और देववती दोनों के इरादे अब पूरी तरह से दृढ़ हो चुके थे। देववती और राजा चंद्रप्रभा अब महल के भीतर अपने गहरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने लगे थे। देववती ने कहा, मुझे विश्वास है कि अब हम दोनों सही रास्ते पर हैं। इस संघर्ष में यदि हमें सच्चाई की जीत मिलती है तो महल में फिर से शांति और प्रेम लौटेगा। राजा ने देववती को देखा और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम इस सच्चाई को सामने लाएंगे। तुमने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया है और अब मैं तुम्हारे साथ हूं। महल में एक और बड़ी साजिश चल रही थी। सुरंगा ने चुपके से महल के कुछ प्रमुख अधिकारियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। वह जानती थी कि यदि वह राजा को पूरी तरह से बहकाने में सफल हो जाती है तो वह फिर से महल की रानी बन सकती है। लेकिन अब राजा और देववती का प्यार इतना गहरा हो चुका था कि वे कभी हार मानने वाले नहीं थे। एक दिन देववती ने सुरंगा की सभी चालों को नाकाम कर दिया और महल में सत्य की विजय स्थापित की। राजमहल में सब कुछ बदल चुका था। राजा चंद्रप्रभा और देववती की संयुक्त कोशिशों ने सुरंगा के सारे मंसूबों को ध्वस्त कर दिया था। अब महल में केवल एक ही सच था, देववती की ईमानदारी और राजा का उन पर अटूट विश्वास। राजा चंद्रप्रभा ने सभी दरबारी अधिकारियों को बुलाया और कहा, आज मैं एक बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूं। जो सच्चाई मैंने हमेशा नजरअंदाज की उसे आज सबके सामने लाऊंगा। उन्होंने देववती की ओर देखा और कहा, देववती, तुमने हमेशा महल और राज्य की भलाई के लिए कार्य किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी ईमानदारी और कर्तव्य को सम्मानित किया जाए। देववती ने राजा को नजर भरकर देखा और कहा, महाराज, जो भी हुआ वह मेरे लिए एक परीक्षा थी, लेकिन हमें अब आगे बढ़ना होगा और महल को शांति और प्रेम से भरना होगा। सुरंगा, जो अब तक महल में अपनी साजिशों का जाल फैला रही थी, पूरी तरह घेर ली गई थी। राजा चंद्रप्रभा ने उसे कड़े शब्दों में चेतावनी दी, तुम्हारी चालाकियों का अब कोई स्थान नहीं है। राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हें उचित दंड दिया जाएगा। सुरंगा की योजना पूरी तरह विफल हो चुकी थी। अब उसे महल से निर्वासित कर दिया गया और वासुदेव को भी उसके साथ भेज दिया गया। राजा चंद्रप्रभा ने देववती से कहा, अब जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में महल में वापस लाता हूं। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी सच्चाई ही राज्य के लिए सबसे मूल्यवान है। देववती के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। महाराज, मैं आपके साथ हर कदम पर हूं। हम दोनों मिलकर राज्य में शांति और समृद्धि लाएंगे।